बच्चा पार्टी वंस अगेन। आज हम लोग करेंगे सीडो फोर्स। ठीक, सीडो फोर्स में दो पार्ट में ये पूरे लेक्चर रिकॉर्ड होगा। फर्स्ट पार्ट में सीडो क्या है, सीडो से जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं जिनका लेवल 1 मानते हैं, 1 का मतलब जेईई मेंस में टिपिकल टाइप के जितने क्वेश्चंस आ सकते हैं वहां तक हो जाएगा। एडवांस के लिए हम लोग करेंगे पार्ट 2 में। तो इसमें देखो कि ये सबसे पहले सीडो फोर्स को देखो। सीडो का मतलब बोल सकते हो कि ये घोस्ट, घोस्ट मतलब भूत। अब ये भूत का मतलब क्या है, भूत वर्ड क्यों यूज किया जा रहा है? बहुत सारी सिचुएशंस में हम देखते हैं कि जैसे आप बाइक पे बैठते हो ना, मान लो बाइक पे बैठ गए, किसी ने बाइक को स्टार्ट किया, सडनली क्लच छोड़ दिया, तो जो पीछे बैठा है वो पलट जाएगा, बाइक तो आगे चली जाएगी लेकिन जो पीछे बैठा वो गिर जाएगा। उससे जाके पूछो क्या हुआ तुम्हें, या सबसे अच्छा है कि किसी का हाथ पकड़ो और आपस में घूमना स्टार्ट करो। ये बहुत सारे खेल सभी ने खेले हैं। ये सोचो अगर तुम दोनों लोग कस के एक दूसरे का हाथ पकड़ के घूम रहे थे, सडनली अगर वो हाथ छूट जाते हैं तो दोनों अलग गिरते हो। अब किसी ने पूछा यार ये कौन सा भूत आ गया जो तुम्हें वहां पे गिरा गया, तो वहीं पर एक सिचुएशन बनती है जहां पे सीडो फोर्स के बारे में लोगों ने सोचना स्टार्ट किया। क्या है वो? एक्चुअली इससे पहले हमें ये जानना है कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये 2 होते हैं। बेसिकली जो हमारा पहला फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है वो होता है, मैं उसको यहां बोल रहा हूं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक, और जो दूसरा होगा उसको बोलेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब इन दोनों में क्या फर्क है? अभी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो होते हैं, आप किसको ले सकते हो अगर इसका वेलोसिटी 0 हो या फिर उस फ्रेम का वेलोसिटी कांस्टेंट हो, या आप बोल सकते हो कि उसका एक्सेलरेशन 0 हो। अगर ये तीनों कैटेगरी है उस फ्रेम में जिससे ऑब्जर्व करने जा रहे हो, उसका वेलोसिटी 0 है या उसका वेलोसिटी कांस्टेंट है या उसमें एक्सेलरेशन 0 है, तो वो बोला जाएगा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लेकिन जब हम नॉन इनर्शियल में आते हैं तो इसमें एक्सेलरेशन 0 नहीं होना चाहिए। अगर उस फ्रेम का एक्सेलरेशन 0 नहीं है लेकिन वो जो एक्सेलरेशन है वेरिएबल हो सकता है क्या, तो आंसर होगा यस, मे बी वेरिएबल में भी कांस्टेंट, बट एक्सेलरेशन का होना जरूरी है। अगर एक्सेलरेशन होगा तभी हम बोलेंगे कि फ्रेम नॉन इनर्शियल है और ये इनर्शियल है। ये तो हो गई एक बुक की बात कि 2 फ्रेम होंगे। अब हमें ये जानना है कि हम कैसे पहचानेंगे इनर्शियल कौन, नॉन इनर्शियल कौन। तो जरा देखो, अगर मैं ये बोलूं ये हमारा ग्राउंड है और इस समय इस जगह पर कोरोना बैठा हुआ है, देखिए कहाँ बैठा हुआ है, इस ब्लॉक पे या ब्लॉक के अंदर, और ये रेस्ट में है यानी कोई वेलोसिटी नहीं है। तो अगर ये कोरोना किसी को ऑब्जर्व करेगा या यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर अगर ये किसी को ऑब्जर्व करेगा तो इस फ्रेम को हम क्या बोलेंगे, हम अपने फ्रेम की कैटेगरी पर आते हैं। अगर वेलोसिटी 0 है तो फ्रेम कौन सा होगा, इनर्शियल। इस टाइप की सिचुएशन में इस फ्रेम को हम बोलेंगे इनर्शियल। दूसरा, अब मैं ये मानता हूं कि यहाँ पर कोई एक टूटी फूटी कार, ठीक, और वो ऐसे जा रही है और उसका वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। अब अगर यहाँ पर मैं कोरोना को बिठा दूं, ये कोरोना आया और यहाँ पे बैठ गया। कोरोना में क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि जिससे थोड़ा याद आ जाए कि सेफ्टी करनी है, अपने आप को बचाना भी है, जो डेंजरस पैंडेमिक चल रही है। तो अब देखिए कोरोना यहाँ बैठा हुआ है। अब मुझे ये पूछा जा रहा है कि ये बताओ ये इनर्शियल फ्रेम है या नॉन इनर्शियल। मुझे ये जानने के लिए इन दोनों की कंडीशन पर आना होगा। मैंने देखा वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तब भी इनर्शियल बोला जाता है, तो ये अब भी कौन सा फ्रेम बोला जाएगा, ये अब भी इनर्शियल होगा। लेकिन अब इसी टूटी फूटी कार को, ये देखो ये कार है, अब ये जा रही है एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, ठीक। अब इसका एक्सेलरेशन है
और जो इस पर कोरोना था वो इसी कार के अंदर बैठा हुआ है। अब देखते हैं अब क्या होगा। अब अगर किसी ने ये पूछा कि ये बताओ एक्सेलरेशन ऑफ कार, या मैं इसको टूटी फूटी कार बोला, मैं बस बोल देता हूँ, नहीं कोरोना का सिंबल दिक्कत कर जाएगा, टूटी फूटी बस होगी। तो एक्सेलरेशन ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू द कोरोना क्या होगा? 0 होगा। ऐसा मैंने क्यों बोला? क्योंकि इस कोरोना का इस बस के रेस्पेक्ट में किसी टाइप का कोई भी रिलेटेड डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो इसमें एक्सेलरेशन नहीं है। अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस बस का एक्सेलरेशन कोरोना के रिस्पेक्ट में क्या है? 0। तो सर ये क्या इनर्शियल वाली कैटेगरी आ रही है? नहीं, मैंने जो बोला है क्या बोला है कि जिस फ्रेम से तुम ऑब्जर्व करोगे, तो यहाँ फ्रेम कौन है? बस। बस पर बैठ के ऑब्जर्व कर रहे हो। क्या बस के पास वेलोसिटी 0 है? नहीं। क्या बस के पास वेलोसिटी कांस्टेंट है? बिल्कुल नहीं। क्या उसके पास एक्सेलरेशन 0 है? नहीं। इस बस के पास एक्सेलरेशन है, और अगर उस एक्सेलरेशन फ्रेम के पास है तो वो फ्रेम होगा नॉन इनर्शियल। तो ये फ्रेम यहाँ पर एक्सेलरेशन से चल रहा है, कोरोना के चलती हुई बस में बैठ गया। अब ये बस हो सकती है, यहाँ पे लिफ्ट हो सकती है, कोई और भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। अगर ये मोशन कर रही है एक्सेलरेशन से, तो ये फ्रेम होगा नॉन इनर्शियल। एक अलग क्वेश्चन, कोरोना का एक्सेलरेशन इस टाइप के फ्रेम में कितना होगा? 0 होगा। अब दूसरा क्वेश्चन ये है, क्या ये कोरोना कोई फोर्स फील करेगा? क्योंकि एक्सेलरेशन तो यहाँ है ही नहीं इसके पास। यस, करेगा। ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और कितना करेगा? जितना इस सिस्टम के पास अभी होगा। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ गई कि एक्सेलरेशन 0 है, फोर्स फील कर रहा है, बड़ी अजीब सिचुएशन है। अब न्यूटन ने ये कहा था कि हमारे जो लॉ है, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ, आप न्यूटन ने बोला था अपनी थ्योरी में कि मेरे रूल को आप इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में यूज कर सकते हो, फर्स्ट लॉ को भी, सेकेंड लॉ को भी और थर्ड लॉ को भी। बट उन्होंने एक चीज और बोली थी कि जो उनका थर्ड लॉ ऑफ मोशन है वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एप्लीकेबल होगा, साथ साथ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी लागू होगा। ये कई बार ऑब्जेक्टिव में आता है, बच्चे गलती कर जाते हैं। फर्स्ट और सेकेंड लॉ वैलिड होता है इनर्शियल में, थर्ड भी वैलिड होता है, लेकिन नॉन इनर्शियल में फर्स्ट और सेकेंड लॉ एप्लीकेबल नहीं होते, लेकिन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एप्लीकेबल होता है। तो अब यहाँ पे सिचुएशन ये आ गई, जो हमने अभी तक सुना कि फ्रेम हो गए, उनको मैं पहचानूंगा कैसे, वो भी हो गया। लेकिन नॉन इनर्शियल फ्रेम की सिचुएशन में अगर हमें फोर्स कैलकुलेट करना पड़ गया तो हम क्या करेंगे? तो यहाँ पर न्यूटन ने बताया कि अगर आपका फ्रेम नॉन इनर्शियल है तो उन्होंने एक नए टाइप के फोर्स को हमें दिया और उसका नाम रखा सीडो, जिसको हम घोस्ट अभी बोल रहे थे। उस फोर्स का नाम दिया गया सीडो फोर्स। अब हमने ये पढ़ा है अपनी मैकेनिक्स में कि अगर आपको कोई भी फोर्स पढ़ना है तो उस फोर्स को पढ़ने के लिए 3 चीजों का जानना बहुत जरूरी है। नंबर 1, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है। नंबर 2, उस फोर्स की डायरेक्शन क्या है। और नंबर 3, उस फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है। ये यानी अगर हम फोर्स पढ़ेंगे, वो किसी भी नाम का हो, कोई भी फोर्स हो, उसमें 3 चीजों का जानना बहुत जरूरी है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। अब न्यूटन ने कहा कि जब आप सीडो फोर्स की बात करोगे तो इसको लिखोगे कैसे? तो मास ऑफ बॉडी लिखा जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे, ये ध्यान से देखना, किसके साथ? मैं ए वेक्टर लगा है, समझ लेना ये एक्सेलरेशन लिखा हुआ है, किसका? एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, नहीं इतना लिखना सही नहीं होगा, एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये वाला देखिए, जब हम सीडो फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो याद रखेंगे मास उस बॉडी का लेंगे जो सीडो को फील कर रही है, बट एक्सेलरेशन हम किसका लेंगे? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस।
जिस एक्सेलरेशन से आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव कर रहा होगा वो एक्सेलरेशन लेना है। अब इसमें सेकंड चॉइस आती है कि इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, तो याद रखना है इस फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ opposite to the direction of acceleration of non-inertial frame of reference। अगली बात, अब ये फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या होगा, तो ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होगा बॉडी के सेंटर ऑफ मास पे। जब आगे की क्लास में जाओगे तो पूरा चैप्टर मिलेगा। सेंटर ऑफ मास यहाँ पर बस इतना समझ लो, किसी भी बॉडी का वो पॉइंट जहां पर टोटल मास कॉन्सेंट्रेट करता हो उसको सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अभी हम नहीं करेंगे, सिर्फ मैंने ये बताया कि सीडो फोर्स में तीन चीजें याद रखनी है। जब उसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो उस बॉडी का मास लेना है जहां पे फोर्स निकालोगे, एक्सीलरेशन लोगे नॉन इनर्शियल फ्रेम का, और डायरेक्शन हमेशा होगी अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम और रेफरेंस राइट साइड में जा रहा है तो सीडो फोर्स लेफ्ट में लगेगा, हमेशा अपोजिट होगा। और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन उस फोर्स को जब बनाना चाहोगे तो किस पॉइंट से उसकी डायरेक्शन शो करोगे, तो वो होगा सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। ये है एक नॉन इनर्शियल फ्रेम का एक जनरल इंट्रोडक्शन। अब इसके बाद हम आगे चलेंगे, इसमें ये देखेंगे कि अप्लाई कैसे करेंगे। देखो, अब इसको एग्जांपल के बेस पे सॉल्व करने की कोशिश करें। जैसे मैं ये मान लो कि यहाँ पर टू पैरेलल ट्रैक है। ट्रैक मींस दो रोड है जो पैरेलल जा रही है, या ट्रेन भी कंसीडर कर सकते हो। यहाँ पर सपोज इस पॉइंट पर कोई एक ऑब्जेक्ट है या कार है, जो भी मानना चाहो मान सकते हो, यहाँ पर भी है। ये इस डायरेक्शन में VA 5 मीटर पर सेकेंड से चल रही है, ठीक। और यहाँ पर जो इसका वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड है। ये ऐसे ही हम पढ़ते चले हैं। अब अगर मैं इसको एक्सेलरेशन करूं, क्योंकि तभी हमें मजा आएगा, तो मैं यहाँ स्क्वायर कर देता हूँ, ये मैं स्क्वायर कर देता हूँ। अब देखिए मैं इसमें करना क्या चाह रहा हूँ। सपोज टू कार्स आर मूविंग इन ए सेम डायरेक्शन इफ एक्सेलरेशन ऑफ A is 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, B 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड मास ऑफ कार A is ma, मास ऑफ दिस कार इज mb, और किसी टाइप का कोई फ्रिक्शन यहाँ पर नहीं है। अब देखिए मैं इसको पहले अपने स्टेप 1 से जाना चाह रहा हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर एक जो ऑब्जर्वर है, सपोज P1 ऑब्जर्वर यहाँ ग्राउंड में खड़ा हुआ है, ठीक। अब अगर इस ग्राउंड वाले से ये पूछा जाए इसका एक्सीलरेशन कितना है, तो ये देखिए कौन सा फ्रेम होगा, क्योंकि ये ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, तो ये होगा इनर्शियल फ्रेम, और आंसर बोलेगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सपोज मैं आपसे अगर ये बोलूं कि ये बताओ एक्सेलरेशन ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू P, यानी इसके रिस्पेक्ट में, तो रिलेटिव का अगर हम कॉन्सेप्ट यहाँ डालेंगे तो A आएगा माइनस का B आएगा। A का एक्सेलरेशन हमारे पास है 5, B का एक्सेलरेशन है 10, तो ये आंसर आता है -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अपने रिलेटिव के कॉन्सेप्ट से। अगर B से A को देखा जाए, यानी कोरोना B पर बैठा है और A की वेलोसिटी को ऑब्जर्व कर रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B -5 आ गई। अब मैं देखना चाहता हूँ इस पूरे सिनेरियो को सीडो के बेस पर, क्योंकि जब तक पिछला चैप्टर आगे से कनेक्ट नहीं होगा मैकेनिक्स आगे नहीं बढ़ेगी, नई नई चीजों में क्यों जाए। अब मैं ये मान रहा हूँ कि एक ऑब्जर्वर P2, एक कोई पर्सन है, P1 तो यहाँ खड़ा हुआ है, लेकिन जो P2 पर्सन है दूसरा है, वो इसके अंदर आके बैठ जाता है, और P2 को हम लोग हमेशा क्या लेते हैं, कोरोना। यानी ए कोरोना आया और बी पे जाके बैठ गया। अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मुझे ये बताओ कि जो एक्सेलरेशन ऑफ ए होगा वो इस P2 के रेस्पेक्ट में कितना होगा। तो रिलेटिव वाले कॉन्सेप्ट से तो यही होगा, लेकिन मैं इसको जानना चाह रहा हूँ सीडो से। अब सीडो से कैसे जानोगे, देखिए रूल क्या है। ये ब्लॉक ए है जो राइट साइड में ए एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चल रहा है, तो यहाँ पर सीडो कहाँ होगा। अब हमें अपनी डेफिनेशन पे जाना है कि सीडो फोर्स जिस बॉडी पर आप लेना चाहते हो उस बॉडी में
सीडो फोर्स का डायरेक्शन नॉन इनर्शियल फ्रेम के अपोजिट होगा। नॉन इनर्शियल कौन है? जहां पर ये कोरोना बैठा हुआ है, यानी ये। मैं इसको कैसे बोलूं कि ये नॉन इनर्शियल है? क्योंकि इस फ्रेम के पास एक्सेलरेशन है, और अगर एक्सेलरेशन जीरो नहीं है तो वो फ्रेम जहां पे बैठकर कोई ऑब्जर्व करेगा वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन जाएगा। तो यहां से बैठकर इसको ऑब्जर्व करना है, मतलब ए पर सीडो आएगा। सीडो का मतलब होता है कि जो डायरेक्शन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की है उसके ठीक अपोजिट आपको सीडो फोर्स लगाना है। तो यहाँ पर कौन सा फोर्स आने वाला है? सीडो फोर्स यहाँ पर आएगा। सीडो फोर्स लिखने का मेथड क्या बोला गया? बॉडी का मास जिस पर सीडो निकालना है, तो मैंने लिख दिया एम ए। अब मास इनटू एक्सीलरेशन, क्या मैं इसी का एक्सीलरेशन ये ले लूं? बिल्कुल नहीं। रूल ये कहता है कि डायरेक्शन अपोजिट होगी, मास इस बॉडी का होगा, लेकिन जो एक्सीलरेशन यहाँ पर आएगा वो फ्रेम का एक्सीलरेशन होगा, यानी एक्सीलरेशन होगा b का। देखिए ये बन जाएगा एम ए बी, और ये रही इसकी डायरेक्शन। अब इसने ऑब्जर्व कर लिया। अब मैं ये जानना चाह रहा हूं कि इस बॉडी पर नेट फोर्स अब क्या हो गया है इसके अकॉर्डिंग। तो देखना इस पर नेट फोर्स क्या होगा। ये सीडो फोर्स लेफ्ट हैंड साइड में लग रहा होगा, एम ए एम बी, और पॉजिटिव डायरेक्शन में क्या होगा? वो होगा मास ऑफ ए, और जो इसका अपना एक्सीलरेशन था वो ये नेट फोर्स है। ये पूरा नेट फोर्स है। फिर हम आगे क्या लिखने वाले हैं? मास ऑफ ए और एक्सीलरेशन ऑफ बी। क्यों? क्योंकि जब हम यहां से ऑब्जर्व करेंगे तो एक्सीलरेशन तो हम अपना ही लेंगे। अब जरा चेक करके देखो, एम ए से एम ए कट जाएगा, अरे यहाँ पर एम ए बी था, सॉरी ए बी। अब देखो मुझे एक्सेलरेशन जानना है जो अभी यहाँ पे ए बी का निकला था, यानी इसको डैश कर देते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी। एम ए बी डैश, जो मुझे जानना है बेसिकली कि बी से ए का क्या एक्सेलरेशन दिखाई देगा। अब देखिए एम ए कैंसिल हो गया, माइनस का ए बी यहाँ पर आया, प्लस का ए यहाँ पर आया, और ये ए बी डैश जो मुझे जानना है। ए बी का वैल्यू कितना है? 10, तो यहाँ लिख दिया 10। ए का वैल्यू कितना है? 5, और ये ए बी डैश बेसिकली है क्या? एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो देखिए आंसर फिर से आ गया -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि सीडो का जो एप्लीकेशन है वो पूरी तरह से करेक्ट है, क्योंकि जो आंसर हम रिलेटिव से निकालते हैं वही हम सीडो से भी निकाल देते हैं। इसमें मैंने किया क्या है, मैं जल्दी से बता दूं कि जब कोरोना यहाँ पर बैठेगा तो इस पर एक फोर्स लगेगा सीडो, उसके निकालने का मेथड उसकी डायरेक्शन के अपोजिट लेना, मास बॉडी का लेना, एक्सीलरेशन पे इस बॉडी का लेना। जब ये फोर्स लगने लगेगा, कब लगने लगेगा? जब नॉन इनर्शियल फ्रेम से इसको ऑब्जर्व करोगे तब। यहां से करोगे तो ये नहीं होगा, यहां से करोगे तो ये होगा। अब इस पर एक आगे की तरफ फोर्स है जिसकी वजह से ये एक्सीलरेशन था, वो ये लिखा हुआ है मास इनटू ए। बैक साइड में जो फोर्स है उसको मैंने यहाँ लिख दिया हुआ है, स्मॉल कैपिटल हो गया, उसका ध्यान रखना। अब यहाँ पर क्या लिखोगे, क्योंकि मैं इस बॉडी को फोकस कर रहा हूँ, मास इसी का लूंगा, एक्सीलरेशन कौन सा लूंगा जो मुझे जानना है, यानी एक्सीलरेशन ऑफ बी डैश। मैंने किसको लिखा था कि एक्सीलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी मैं जानना चाहता हूँ, तो ये यहाँ लिख दिया। मास कैंसिल हो गए, आंसर फिर वही आ गया जो रिलेटिव से आ रहा था, मतलब ये आइडिया बुरा नहीं है। तो यहां से हमने थोड़ा कोरिलेट करने की कोशिश की है। अब इसमें एक चीज मैंने अभी बोला है कि जो डायरेक्शन होगी वो नॉन इनर्शियल फ्रेम और रेफरेंस के मोशन की डायरेक्शन के अपोजिट होगी, ठीक। अब यहाँ पर बच्चे कभी कभी कंफ्यूजन कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर मान लीजिए एक कार ए है और इसका एक्सेलरेशन है ये a1, और एक कार ये B है जिसका एक्सीलरेशन है a2। ये वाला ब्लॉक v1 वेलोसिटी से इधर जा रहा है और ये वाला ब्लॉक v2 वेलोसिटी से इधर जा रहा है। एक्सीलरेशन अलग हो, वेलोसिटी अलग हो सकता है क्योंकि रिटार्डेशन केस है और वो स्पीड अप का केस है। अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पर कोरोना को बिठाना है। अब देखिए जैसे ही यहाँ कोरोना बिठाओगे तो ये कोरोना के लिए
कार बी जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनेगी वो इनर्शियल होगा या नॉन इनर्शियल। एक्सेलरेशन यहाँ पर नॉन जीरो है, मतलब ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। अगर ये नॉन इनर्शियल है, इसको हम देखेंगे तो इस पर एक सीडो लगेगा, और सीडो का डायरेक्शन किसके अपोजिट होता है? सीडो का डायरेक्शन किसके अपोजिट है? इस फोर्स के अपोजिट है। तो हम यहाँ लिखेंगे, मैं अभी जो रिजल्ट बताऊंगा उसको ध्यान से सुनना। मास यहाँ ए का लोगे और एक्सीलरेशन इस बी वाले का लोगे, ये आ गया। तो फिर इस डायरेक्शन का क्या हुआ, ध्यान से सुनो। स्पीडो फोर्स का जो डायरेक्शन है वो स्पीड और वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता, इसमें सिर्फ तुम्हें ये देखना है फोर्स का डायरेक्शन इसमें किधर है, मींस एक्सेलरेशन किधर है। तो मैं अब पूरी चीज आपको समझ गए होंगे कि स्पीडो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो नॉन इनर्शियल फ्रेम और रेफरेंस के एक्सेलरेशन या फोर्स की डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट होगा, और ये डायरेक्शन स्पीड और इस वेलोसिटी की डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता, मतलब रफ्तार से कोई मतलब नहीं है, सीडो का मतलब एक्सेलरेशन के साथ ही है। तो यहाँ पे अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये पीछे ही लगेगा। अगर मैं वेलोसिटी की डायरेक्शन को इधर कर दूं, यानी v2 अगर मैं इधर कर दूं, तब भी सीडो के फोर्स की डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये डायरेक्शन एक्सेलरेशन को देख के यूज की गई है, ना कि v1 और v2 को देख। ठीक है, तो यहां से हमारे पास एक बेसिक आइडिया आ जाता है। अब हम सीडो को अप्लाई करना सीखे, तो आगे अब इसमें शुरू करते हैं। अब शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन यहां से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। एग्जांपल 1 रिलेटेड टू सीडो फोर्स। देखिए कैसे अप्लाई करोगे। अगर मैं ये कंसीडर करूं कि देयर इज ए लिफ्ट, ठीक, एंड देयर इज ए पर्सन, कोई एक जेंटलमैन है जो यहाँ पर है और इनका मास है m। अब ये लिफ्ट एक्सेलरेशन a से अप डायरेक्शन में जा रही है। मैंने यहाँ पे ऐसे कहीं जा रही होगी, एक ऑब्जर्वर लिया जो कोरोना है अपना, और ये देखो अब ये ऑब्जर्वर इसको ऑब्जर्व करेगा, और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस सिचुएशन में इस पर्सन का जो वेट है वो कम लगेगा या ज्यादा। ठीक, तो जैसे ही मैंने ये बोला कि ये ऑब्जर्व करेगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो जो ऑब्जर्व करेगा और वो इस समय कहां पर है, पता लगा ग्राउंड पर है। ग्राउंड की वेलोसिटी कितनी है, 0 है। वेलोसिटी 0 आते ही ये प्रूफ हो गया कि ये इनर्शियल फ्रेम होगा। इनर्शियल फ्रेम अब ये क्या देखेगा, इसको इस लिफ्ट का एक्सेलरेशन कितना दिखाई देगा, a। यानी अगर मैं पूछूं एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट विद रिस्पेक्ट टू कोरोना, क्या देखेगा वो, तो a देखेगा। ये पहली चीज हो गई। इसका अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं इस पर्सन का, तो हमने ये पढ़ा हुआ है लॉज ऑफ मोशन से कि अगर कोई भी पर्सन अपना वेट जानना चाहता है तो वो वेइंग मशीन पर आके ऐसे बैठ जाता है, तो उसका mg नीचे वर्क करता है, और ये ग्राउंड इस बॉडी पर एक नॉर्मल फोर्स अप्लाई करती है, और नॉर्मल फोर्स का रूल होता है a force which is always perpendicular to the surface of contact and the tendency of this force to compress the body। यानी जिस बॉडी पर नॉर्मल फोर्स लगता है वो इस टेंडेंसी में लगता है कि उस बॉडी को कंप्रेस कर दिया जाए। अब ये नॉर्मल फोर्स ही ये बताएगा कि जो पर्सन वेइंग मशीन पर आया है उसका वेट क्या है। तो इसी को सोचते हुए हमने यहाँ पर एक नॉर्मल फोर्स यहाँ पे दिखाया जो लिफ्ट ने इस पर्सन पे लगाया, और यहाँ पर देखिए एक mg वर्क करेगा। कोरोना एक चीज और देखेगा कि एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है। अब यहाँ न्यूटन का सेकंड लॉ अप्लाई करना है, तो जैसे ही न्यूटन का सेकंड लॉ अप्लाई करोगे देखिए क्या होगा, n ऊपर की तरफ यानी मोशन के लॉन्ग में पॉजिटिव ले रहा हूं, माइनस mg होगा, और ये सिग्मा एफ हो गया। अब हम यहाँ लिखेंगे मास इनटू, यहाँ पर बच्चे मिस्टेक करते हैं, ध्यान से सुनो, कौन सा एक्सीलरेशन मुझे लिखना है। यहाँ पर एक एक्सीलरेशन दिखाई दे रहा है ए, ये लिफ्ट का है, ये अलग बात है। इसके पास कुछ भी हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क इस बात से पड़ता है कि इसको देखेगा कौन देख रहा है, कोरोना। वो कहाँ पर है, ग्राउंड पर है। तो ग्राउंड से ये लिफ्ट उसको कितना एक्सीलरेशन से जाती हुई दिखाई दे रही है, वो आंसर है ए। कहना मैं ये चाह रहा हूं कि ये मुझे यहाँ पर लिखना होगा एक्सीलरेशन ऑफ लिफ्ट
यानी ये इसका विद रिस्पेक्ट टू द कोरोना। इस पॉइंट को याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। तो n इक्वल क्या होगा, n को मैं कॉमन लूंगा, ये g होगा। ALC का वैल्यू क्या है, a है, तो यहाँ पर a आएगा, यानी n का वैल्यू आएगा mg प्लस a। अब इससे ये पता चल रहा है कि g में कुछ ऐड हो रहा है, यानी जो उसका एक्चुअल वेट था mg उसमें प्लस a होगा, मतलब उसको वेट बढ़ा हुआ दिखाई देगा, एपरेंट वेट में बढ़ने की फीलिंग आएगी। अब ये तो हो गया हमारा जनरल मेथड से सॉल्व। मान लो मैं इसमें सीरो फोर्स का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना चाह रहा हूं, तो देखिए क्या होगा। ये अपनी लिफ्ट है, ऐसे जो एक्सेलरेशन a से ऊपर जा रही है, ये पर्सन यहाँ पर बैठा हुआ है जिसका मास m है, इस पर mg फोर्स ऑलरेडी अप्लाई है, नॉर्मल फोर्स भी अप्लाई है, बट एक नया चेंज मैं करना चाह रहा हूँ। इस कोरोना को ग्राउंड से उठाकर मैं इस लिफ्ट में बिठाऊंगा। अब ये कोरोना यहाँ आके बैठ गया, अब ये यहाँ से देखेगा, जब ये यहाँ आके बैठ जाएगा तो सबसे पहला चेंज जो इसमें आएगा वो क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट विद रिस्पेक्ट टू द कोरोना जीरो हो जाएगा। देखिए हो गया ना जीरो। लेकिन एक चीज याद रखना, ये एक्सेलरेशन कोरोना देख रहा है किसका, लिफ्ट का, लेकिन क्या इस लिफ्ट का एक्सेलरेशन जीरो है जहां पर कोरोना बैठा हुआ है? जैसे यहाँ वेलोसिटी ग्राउंड का जीरो था, तो आंसर है नहीं, जहां पर कोरोना बैठा है उसका एक्सेलरेशन जीरो अब नहीं हुआ। इसका मतलब अब ये सिस्टम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की तरफ चला गया। ऐसे हम क्वेश्चन को पकड़ेंगे। अब इसका रूल क्या है, जब ये सिचुएशन बन जाती है कि नॉन इनर्शियल है, अगर नॉन इनर्शियल है तो इस पर्टिकुलर पर्सन पर नॉर्मल फोर्स तो लगेगा ही, mg फोर्स तो लगेगा ही, एक्सेलरेशन ऊपर रहेगा ही। ये एक्सेलरेशन उस फ्रेम का है, नॉन इनर्शियल फ्रेम का है जहां कोरोना बैठा है। अब यहाँ एक नई चीज होगी कि एक सीडो फोर्स बन के सामने आएगा। सीडो फोर्स की डायरेक्शन स्पीड वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करती, वो डिपेंड करती है फ्रेम के एक्सेलरेशन पर, और वो डायरेक्शन हमेशा एक्सेलरेशन के अपोजिट होगी। तो सीडो यहाँ पर आएगा अपोजिट में। सीडो में मास हम उसका लेते हैं जिस बॉडी पर बात कर रहे हैं, यानी ये मास m है, एक्सेलरेशन फ्रेम का लेंगे, यानी ये a हो गया। अब इसमें सेकंड लॉ अप्लाई करिए, देखिए n फोर्स ऊपर की तरफ होगा, माइनस mg और ma सेम डायरेक्शन में है, mg और ma सेम डायरेक्शन में है, ये इक्वल किसके होगा, बॉडी के मास के। अब एक पॉइंट यहाँ पे जहां बच्चे गलती करते हैं, ये एक्सेलरेशन कौन सा लेना है, एक्सेलरेशन लेना है लिफ्ट का कोरोना के रिस्पेक्ट में, तो वो इस समय कितना हो चुका है, जीरो हो चुका है, इसको जीरो कर दीजिए। आंसर देखिए फिर से वही आएगा mg प्लस a। तो ये था अपना सिंपल, और ये था सीडो वाले कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। अब यहाँ पर इसको ध्यान से देख लो, हमें समझ में आ गया है पूरा। अब इसमें से जहां पर और मिस्टेक करोगे, खासकर मैचिंग वाले क्वेश्चंस में या कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चंस में, वो गलतियां क्या होती हैं वो ध्यान से सुनो। अक्सर अगर मैं आपसे यही पूछूं तो वीडियो पॉज करके आंसर सोचना कि अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है तो क्या वेट हमेशा ज्यादा फील होगा, जैसा कि ये फॉर्मूला बता रहा है g प्लस a होगा। अगर मैं इस लिफ्ट को नीचे की तरफ ले आऊं तो ये पता है कि g माइनस a आ जाएगा, है ना। तो अब एक चीज देखना, जैसे मान लो ये सिचुएशन है लिफ्ट का, यहाँ पे कोई मास रखा हुआ है, ध्यान से सुनना। ये लिफ्ट का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, और यहाँ पर मैंने बोला कि जब इस लिफ्ट के जाने का एक्सेलरेशन दिया हुआ है, और सपोज किसी ने बोला इसका जो स्पीड है ना वो ऊपर की तरफ है और इंक्रीज हो रही है। क्वेश्चन में सिर्फ इतना बोला गया है कि लिफ्ट जो ऊपर जा रही है उसका स्पीड बढ़ रहा है। मैं सीडो की बात कर रहा हूँ तो कोरोना अपना यहाँ पर बैठा मजे ले रहा है, वो तो पहले से ही बैठा हुआ है, एमजी अपना काम कर ही रहा होगा। मैंने पूछा कि अगर स्पीड बढ़ रही है तो हमारे पास जो वेट आने वाला है m, उसका क्या होगा। तो देखिए अभी हमने निकाला था mg प्लस a, तो ये फॉर्मूला फर्स्ट टाइम ये कहता है कि ये वेट बढ़ेगा। स्पीड अब तभी हो सकती है जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों का डायरेक्शन सेम हो, तो ये कैसा होगा, हैवी फील होगा। अब देखिए इसमें अगर कुछ और बोला जाए, दूसरा केस समझना। मैंने क्या किया, लिफ्ट है ये,
ये मास है, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, बट लिफ्ट नीचे जा रही है और जो उसकी स्पीड है ये वाली, ये स्पीड मान लेते हैं कि डिक्रीज हो रही है। पर क्वेश्चन समझ में आ, लिफ्ट में एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है लेकिन लिफ्ट का मोशन नीचे की तरफ है, और ये हो सकता है क्योंकि एक्सेलरेशन से ये थोड़ी मालूम पड़ रहा है कि जा किधर रहा है। हो सकता है ये रिटार्डेशन का केस हो, इसलिए मैंने बोल दिया है कि स्पीड कम हो रही है। जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में होते हैं तो स्पीड अप होती है, और जब एक्सेलरेशन अपोजिट होता है तो स्पीड डिक्रीज होती है। मेरे कहने का मतलब ये है कि लिफ्ट अगर ऊपर जाएगी, एक्सेलरेशन भी होगा और स्पीड बढ़ेगी, तो ये अपरेंट वेट भी बढ़ेगा, लेकिन लिफ्ट का एक्सेलरेशन अभी भी ऊपर की तरफ है पर लिफ्ट का मोशन नीचे की तरफ है और स्पीड डिक्रीज हो रही है। तो अब इस वेट का क्या होगा? तो देखिए, क्योंकि अब मैं इसके वेट डिसाइड कौन करेगा? सीडो फोर्स का डायरेक्शन करेगा। नॉर्मल फोर्स अपनी जगह रहेगा, यस। एमजी अपनी डायरेक्शन बदलेगा नहीं, एमजी यही रहेगा। अब नंबर आएगा सीडो का, तो सीडो फोर्स का डायरेक्शन स्पीड को देख के लिया ही नहीं जाता। सीडो फोर्स का डायरेक्शन हमेशा फ्रेम के एक्सेलरेशन के अपोजिट होगा। इसका मतलब जो सीडो लगने वाला है वो नीचे की तरफ लगने वाला है। तो जब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो फिर से यही आ जाएगा। कहने का मतलब ये याद कर लेना कि लिफ्ट ऊपर जाएगी तो वेट बढ़ेगा, ये गलत हो सकता है, क्योंकि लिफ्ट देखिए यहाँ ऊपर जा रही है, वेट बढ़ रहा है। यहाँ लिफ्ट नीचे जा रही है तब भी वेट बढ़ रहा है। डिपेंड ये करता है कि एक्सेलरेशन किधर है। मेरे हिसाब से समझ रहे होगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अब अगर मैं इसका उल्टा केस करूं, थोड़ा और समझा देता हूँ। मान लेते हैं इस बार एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को चेंज करो। ये जो डायरेक्शन दी गई है एक्सेलरेशन की, वो मान लेते हैं कि नीचे की तरफ है ए। अगर एक्सेलरेशन नीचे है और लिफ्ट ऊपर जा रही है तो इसका मतलब है यू जो स्पीड है वो डिक्रीज होगी। ये काइनेमेटिक्स में पढ़ा है कि अगर एक्सेलरेशन अपोजिट है तो स्पीड डिक्रीज होगी। अब देखिए, स्पीड डिक्रीज हो रही है लेकिन लिफ्ट जा तो ऊपर ही रही है, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन नीचे है। अब मेरा क्वेश्चन सुनो, लिफ्ट का मोशन ऊपर की तरफ है, स्पीड कम हो, ऊपर जा रही है पर धीमे धीमे उसकी स्पीड कम हो रही है। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन नीचे है और मैं ये जानना चाहता हूं कि हमें जो वेट फील होगा उसका क्या होगा। प्रोसेस वही है, ठीक है। नॉर्मल फोर्स अपनी जगह रहेगा, एमजी अपनी जगह रहेगा, एक्सेलरेशन नीचे आया, तो इस बार जो सीडो फोर्स होगा वो ऊपर की तरफ जाने वाला है, क्योंकि सीडो का मतलब है जिस बॉडी पर लगे उसके सीडो लिखो, फ्रेम के एक्सेलरेशन के अपोजिट लिखो, स्पीड वेलोसिटी के चक्कर में मत पड़ो। तो अब ये मैं अगर इसकी इक्वेशन बनाऊं तो क्या होगा, एम के साथ प्लस एम ए हो जाएगा, माइनस का mg हो जाएगा, और मास बॉडी का रहेगा। इस कोरोना के रेस्पेक्ट में अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं तो कोरोना को लिफ्ट का एक्सेलरेशन तो 0 ही लगेगा। तो अब देखिए, यहाँ से जब m का वैल्यू निकालोगे, m कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा g प्लस ए। अब देखिए, जो उसका वेट पहले mg था उसमें से कुछ कम हो रहा है, लिफ्ट अभी भी ऊपर जा रही है लेकिन वेट उसको कम फील हो रहा है क्योंकि एक्सेलरेशन किधर है, वो नीचे है। मैं समझाना ये चाह रहा था, जनरली इसमें क्या होगा कि स्पीड के क्वेश्चन को बीच में नहीं डालेंगे, ये सीधा देंगे ऊपर एक्सेलरेशन है तो वेट बढ़ेगा, नीचे एक्सेलरेशन है तो वेट कम होगा। लेकिन ये तो याद रखो कि एक्सेलरेशन ऊपर है ऐसे होगा, लेकिन पूरी बात को समझो। सिर्फ ये याद कर लेना कि ऊपर जाएगी वेट बढ़ेगा, वो सही नहीं होता है। नीचे जाएगी वेट बढ़ेगा या घटेगा, ऐसे मत याद करो। पूरी चीज को समझो कि लिफ्ट यहाँ नीचे भी जा रही है लेकिन वेट का वैल्यू देखिए कम हो रहा है अगर ये नीचे जाती। लेकिन अगर मैंने बोला कि एक्सेलरेशन तो नीचे है लेकिन स्लो स्पीड से, कम होती स्पीड से लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है, तो वेट का क्या हुआ, कम हुआ ना। तो लिफ्ट ऊपर भी जा रही है और वेट कम भी हो रहा है। तो आई होप अगर ये एक बार में समझ में ना आए तो इसको रिपीट करके देखना, और ये जानना बहुत जरूरी है कि हम एक्सेलरेशन में सीडो के साथ कैसे ट्रीट करेंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें जैसे इस टाइप का एक क्वेश्चन देखो अलग से, ये एक पुली है, यहाँ पर ये पूरा अरेंजमेंट है। देखो, इस पुली को यहाँ से कनेक्ट किया गया और ये स्ट्रिंग, एक पर्सन, एक मैन जो एक हाथ से इस स्ट्रिंग को पकड़े हुए है। इस पूरे सिस्टम यानी फ्रेम का जो मास है वो 20 kg है।
ये जो पर्सन है इसका मास 50 केजी है। अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो टेंशन बताइए। मान लीजिए इजी क्वेश्चन लेते हैं। अब इसमें क्या करोगे, कैसे देखोगे? सबसे पहले अगर मैं इस पूरे फ्रेम की बात करूं तो यहां पर देखिए क्या है, एक टेंशन यहाँ टी होगी जो इस फ्रेम के साथ कनेक्ट है। जब ये स्ट्रिंग से वापस आएगी एक टेंशन यहां पर भी होगी टी, और वो टेंशन कौन है? जो इस पर्सन ने पकड़ा हुआ है। अब ये जो पूरा अरेंजमेंट है इस पर एक पूरे सिस्टम का जो नीचे फोर्स लगेगा वो होगा मास ऑफ पर्सन, मास ऑफ इस प्लेटफॉर्म जो भी बना हुआ है। अगर मैं इस मैन के मास को एम नॉट लिख दूं तो एम नॉट प्लस एम इंटू जी नीचे लगेगा। ये इक्विलिब्रियम में है यानी किसी टाइप का कोई एक्सेलरेशन इसमें नहीं है। तो अगर सिंपली इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए तो क्या देखोगे, ऊपर की तरफ यहाँ पे जो टेंशन आएगी टी और टी कितनी हो जाएगी 2t, और माइनस में कितना होगा, माइनस में होगा मास ऑफ द पर्सन मास ऑफ द फ्रेम इनटू जी। और यहाँ जो एक्सेलरेशन नहीं है तो मास के साथ एक्सेलरेशन का मल्टीप्लाई करोगे वो जीरो ही आएगा। तो t की वैल्यू कितनी होगी, m नॉट का वैल्यू मेरे पास कितना था 50, और m का वैल्यू कितना था 20, g का वैल्यू कितना है 10। इसको मुझे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो ये होगा 700 डिवाइड बाई 2 यानी 350 न्यूटन। मैं इस क्वेश्चन में क्या बताना चाह रहा था कि अगर ये पर्सन इस पूरे अरेंजमेंट में खड़ा नहीं होता तो इसका अपना जो वेट है वो कितना है, तो यहाँ पे g से मल्टीप्लाई करते तो 500 होता, mg जो उसका वेट है वो 500 होता, लेकिन इस अरेंजमेंट से देखिए कितना रह गया 350। यानी इस टाइप से इसका पकड़ना इसके अपने वेट को ही कम कर देता है। तो ये क्वेश्चन तो था अलग। अब मैं इस डी प्रॉब्लम को अगर ले जाऊं सीडो वाले फॉर्मेट पे तब कैसे करोगे? देखो इसमें बच्चा पार्टी इसमें अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हमने चेंज करा हुआ है। चेंज क्या किया है कि जो पहले था वही है। इस प्रीवियस प्रॉब्लम में सिर्फ इस पूरे सिस्टम को जो ये पहले इक्विलिब्रियम में जा रहा था अब उसको एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर भेजा जा रहा है। देखिए मैं इसमें जानना चाहता हूं कि अब ये कितना वेट फील करेगा, मतलब नॉर्मल। तो ऐसे प्रॉब्लम को जब सॉल्व करना है ना तो देखो स्पीड में कैसे करोगे। सबसे पहले स्टेप 1 यानी टेंशन इसका निकालो। इस पर ये जानो कि इस पर्सन पर क्या क्या कौन कौन लोग हैं जिस पे अटैक कर रहे हैं, कितना फोर्स लग रहा है। तो देखिए डायग्राम से अभी हमने बनाया था, ऊपर की तरफ टेंशन कितना था 2t, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स क्या था वो था m प्लस एम नॉट इंटू जी इक्वल, यहाँ पर कोई एक्सेलरेशन नहीं था हमने जीरो लिखा था। अब हम क्या करेंगे, सिस्टम का मास लेंगे तो m प्लस एम नॉट आएगा इनटू एक्सेलरेशन कौन सा लूं। अभी मैं इसमें यहाँ पे कोरोना को मैंने क्या किया हुआ है ग्राउंड पे बिठा के रखा है टेंशन लाने के लिए। तो इस कोरोना को एक्सेलरेशन 2 दिखाई देगा तो यहाँ पे 2 लिखो। अब देखते हैं तो 2t होगा, ये राइट साइड में जाएगा, मैं इसको कॉमन लूंगा, ये 50 है ये 20 है यानी यहाँ पर 70 होगा। ब्रैकेट में आएगा g प्लस a का वैल्यू यहाँ 2 है यानी 10 प्लस 2 तो ये होगा 840। जब टेंशन निकालेंगे तो 420 न्यूटन, टेंशन का वैल्यू तो हमने निकाल दिया, कितना आया भाई 420 न्यूटन। अब देखते हैं, अब हमें इस पर वेट जानने का मतलब है, मैं जानना चाहता हूं सिर्फ और सिर्फ फीलिंग। किसकी फीलिंग? इस पर्सन की। तो एक काम मैं अब क्या करूंगा कि इस कोरोना को इसी लिफ्ट में लाके बिठा दूंगा जो मैंने अभी समझाया था। जैसे ही इस कोरोना को इसमें बिठाओगे तो एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम जो ये बना हुआ है विद रिस्पेक्ट टू द कोरोना जीरो हो जाएगा। देखिए एक्सेलरेशन का वैल्यू जीरो हो गया, लेकिन फिर याद रखना एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम क्या जीरो है? नहीं। तो अगर जिस फ्रेम पर इस समय कोरोना बैठा है उसका एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, मतलब ये हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम बन गया। अगर ये नॉन इनर्शियल हो गया तो अब सीडो भी आएगा, बट एक्सेलरेशन जो कोरोना अब देखेगा वो जीरो देखेगा, ये ध्यान रखना है। तो पहले हम इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बना देते हैं। मान लो इस पर्सन को मैंने मेल्ट करके ऐसा बना दिया, ठीक।
इसमें ऊपर की तरफ एक नॉर्मल फोर्स लगेगा, बिल्कुल लगेगा। ये टेंशन भी ऊपर की तरफ लग रही थी, जिसकी वैल्यू अब हम निकाल चुके हैं, और वो है 420। यहाँ पर एक mg लग रहा था, बिल्कुल लग रहा था, लगेगा भी। लेकिन अब ये नॉन इनर्शियल है, तो यहाँ एक नया फोर्स आएगा जिसको बोलोगे सीडो फोर्स, और वो फ्रेम के एक्सेलरेशन के अपोजिट होगा। एक्सेलरेशन ऊपर है तो ये नीचे की तरफ आएगा ma। अब देखिए ये पूरी जो घटना हो रही है, जो कुछ भी हो रहा है, बड़ी पैनी नजर से कौन देख रहा है बैठ के? कोरोना बैठ के देख रहा है। अब लगाइए सेकंड लॉस में, तो देखिए ऊपर की तरफ फोर्स कितने होंगे? m और t। डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स कितने होंगे? mg होगा, ma होगा। ये तो हो गया सिग्मा fx का वैल्यू। जब इसको इक्वल में लिखोगे तो मास कितना है? केवल इसी पर्सन का, तो वो m है। एक्सेलरेशन कौन सा लेंगे? फ्रेम का कोरोना के रिस्पेक्ट में, वो तो 0 हो गया। अब हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? n इक्वल, अब देखिए ये उधर जाएंगे तो क्या होंगे? प्लस के। m को कॉमन ले लो, तो यहाँ लिखोगे g प्लस a, और ये जो t की वैल्यू है ये माइनस हो जाएगी। अब मैं m की वैल्यू लूं, कितनी ली है मैंने? 50, तो ये होगा 50 इंटू जी का वैल्यू 10, यानी ये 12 हुआ। टेंशन कितना था? 420। अब मैं इसको सॉल्व करूं तो ये 600 होता है, ये 420 होता है। अब अगर यहाँ से माइनस करें तो 180 न्यूटन आ जाता है। बट इस प्रॉब्लम से समझना क्या है कि मुझे ये जानना था इसका m का वैल्यू क्या होगा। तो अब मुझे सिर्फ इसी के बारे में जानना है, तो पहले मैंने टेंशन निकाली ये जानने के लिए कि इस पर ऊपर फोर्स ये कितना लग रहा होगा टेंशन का। तो ये तो निकालना पुराना प्रोसेस था, सिंपल सा लॉ। और जब मैं इस पर आया तो मैंने सिर्फ इस कोरोना को उठा के यहाँ पे डाल दिया। उससे फायदा ये हुआ कि ये एक्सेलरेशन 0 हो गया, बट फ्रेम का नहीं था, और ये हमने यहाँ से निकाल दिया। ठीक है, तो अब इसमें क्वेश्चन का थोड़ा मेथड चेंज करेंगे और अच्छे क्वेश्चन देखना स्टार्ट करो इसके बाद। अब इसमें देखो, अब एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये एक लिफ्ट है, ऐसे उस लिफ्ट में एक वेज रखा हुआ है, और ये वेज थीटा एंगल पर है, साथ में ये फिक्स भी है इस एलिवेटर में जो ये ऊपर ले जा रही है। हम लोगों से ये पूछा गया है कि इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताइए वेज के रेस्पेक्ट में। दूसरा, इसमें देखिए अब एक्सेलरेशन ए से ऊपर जा रहा है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस पूरे अरेंजमेंट में इस ब्लॉक का मोशन सिर्फ इस वेज के प्लेन के अकॉर्डिंग ही हो सकता है, क्योंकि और चारों तरफ से फिक्स है यानी रिस्ट्रिक्टेड है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले अपने माइंड में ये सेट कर लो कि ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, क्योंकि x y का जरूरी नहीं है कि x को हॉरिजॉन्टल ही बनाया जाए, ये मैंने पहले ही बोला था। अब देखिए इसका अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो कैसा होगा? यहाँ पर एंगल थीटा था, ये हमारा ब्लॉक है जो इस पर चलेगा इधर, और कोरोना को हम कहां पर बिठाएंगे? इस वेज के पास। यहाँ पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक्सेलरेशन ब्लॉक का होगा वेज के रिस्पेक्ट में बोलिए, या एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक कोरोना के रिस्पेक्ट में बोलिए, एक ही बात है। बट यहाँ पर अब एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू कोरोना 0 नहीं होगा, बिकॉज क्योंकि कोरोना के रिस्पेक्ट में ये ब्लॉक चल रहा है, इसमें नेट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसलिए ये 0 नहीं होगा, बल्कि यही तुम्हें निकालना होगा। हाँ, अगर ये ब्लॉक चलना बंद कर दे, ऐसा बोला जाए कि यही रुका रहेगा, तो इसकी वैल्यू 0 मानोगे, ये समझ लो। अब दूसरी चीज देखो, इसका जब हम डायग्राम बनाते हैं तो पहले तो अपना सिंपल अरेंजमेंट mg sin थीटा यहाँ पर वर्क करेगा, ठीक, और mg अपनी डायरेक्शन कभी चेंज नहीं करता, ग्राउंड के साथ रहेगा। दूसरा कंपोनेंट इस थीटा की वजह से यहाँ पर क्या बनाते हो? वो होता है mg cos थीटा। इतना तो हो गया, लेकिन अब जब कोरोना इस बेस पर बैठा हुआ है, क्योंकि जब भी फ्रेम को हम चलता हुआ देखेंगे हमारे माइंड में तुरंत आएगा इस कोरोना को यहाँ बिठा दो। तो इस कोरोना का अगर मैं ये पूछूं इस वेज का एक्सेलरेशन, मेरी बात ध्यान से सुनना, एक्सेलरेशन ऑफ वेज विद रिस्पेक्ट टू द कोरोना कितना है? तो आंसर होगा 0, क्योंकि ये उसी के ऊपर ही बैठा हुआ है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट उसी से कितना होगा? 0। लेकिन अगर मैं पूछूं कि वेज का एक्सेलरेशन क्या 0 है, तो आंसर है नहीं। तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है और वेज का एक्सेलरेशन यहाँ पे 0 है, ये हो गया। मतलब इस ब्लॉक पर नॉन इनर्शियल फ्रेम होने की वजह से एक सीडो में लगा सकता हूँ।
सीडो में लगाऊं कैसे? सीडो लगाने का मेथड है कि जो एक्सेलरेशन वेज का होगा, फ्रेम का होगा, उसके जस्ट अपोजिट करना है। तो ये देखिए वर्टिकली ऊपर जा रहा है, तो इसी के एंटी पैरेलल आपको एक सीडो फोर्स यहाँ दिखाना होगा। तो ये जो होगा वो होगा सीडो। सीडो में क्या किया जाता है, जिस बॉडी पर लगा रहे हो उसका मास लो, फ्रेम का एक्सेलरेशन लो, यानी ma। तो ये देखिए, तो ये ma आया। अब अगर मैं यहाँ पर, मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि मोशन तो सिर्फ इसी डायरेक्शन में हो सकता है और रिस्ट्रिक्टेड है, तो मुझे इस सीडो का यहाँ पर कंपोनेंट चाहिए। तो अगर मैं इस ma का कंपोनेंट बनाऊं तो यहाँ पर कौन सा कंपोनेंट होगा, जरूरत नहीं है बट मैं लिख देता हूँ ma cos थीटा होगा। इस लाइन पर कितना होगा, तो बोलोगे ma sin थीटा होगा, राइट। अब इसका मोशन सिर्फ यही हो सकता है, तो सेकंड लॉ लगा दो, बस हो गया। इस डायरेक्शन में फोर्स कितने, ma sin थीटा, दोनों सेम डायरेक्शन में है, mg sin थीटा इक्वल क्या होगा, इस ब्लॉक का मास। एक्सेलरेशन कितना है वेज के रिस्पेक्ट में, ये लिखा हुआ है a एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज। यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना कि CW 0 हुआ है और वेज का, इसका नहीं, क्योंकि ये चल रहा है, ठीक। अब देखो m से m कैंसिल कर सकते हो इजिली। अब यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं, अगर मैं चाहूँ तो इसको लिख दूं g प्लस a और साइन थीटा को कॉमन ले लूं, तो साइन थीटा ये वैल्यू कितनी आ जाती है, ये लो, ये सॉल्व हो गया। तो इसमें क्या था, बात फिर वही आ गई कि अगर ये चलेगा तो सीडो लगाएंगे और कितनी जल्दी इसको सॉल्व कर देंगे। तो ऐसे ही टाइप से जल्दी जल्दी इसमें। और देखो बच्चा पार्टी, अब ये क्वेश्चन है दूसरा, ध्यान से सुनना। इसमें एक वेज दिया हुआ है जिसका एंगल है 37, 1 kg का ब्लॉक इसके ऊपर है, फ्रिक्शन कहीं पर नहीं लेना है। ऐसा मैंने इसलिए लिखा क्योंकि फ्रिक्शन अब स्टार्ट हो चुका है, तुम्हें एक आइडिया लग जाएगा कि फ्रिक्शन इसमें नहीं है। 2 kg वेज है, वेज का मास मैंने दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन ये जानना चाहता है कि अगर इस वेज को एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से राइट डायरेक्शन में चलाया जाए तो क्या ये यहाँ पर रेस्ट में रहेगा या चलेगा, मेरा पहला क्वेश्चन। अब मेरा इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या है कि इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन वेज के रेस्पेक्ट में कितना होगा। मेरा थर्ड क्वेश्चन ये है कि नॉर्मल रिएक्शन इस ब्लॉक पर कितना लगेगा। और फोर्थ क्वेश्चन ये है कि इस ब्लॉक पर इस सिचुएशन में नेट फोर्स कितना एक्ट करेगा। तो देखो सॉल्व कैसे करोगे, बहुत सिंपल है। सबसे पहले एफबीडी बना के देखते हैं, कुछ सोचने ही नहीं। जैसे कोई क्वेश्चन आया, मैंने क्या बोला, अगर मैं स्टूडेंट होता तो कैसे करता। मैं सबसे पहले इसको ऐसे लिखता, यहाँ पर देखता, अच्छा ये 1 kg है, चलो लिख दिया। ये एंगल कितना है तो पता लगा 37। मेरी बातें ध्यान से सुनना। अब अगर मैं स्टूडेंट ही होता तो गलती ना हो, मैं यहाँ लिखता 37, यहाँ लिखता 53, यानी 4 3 5, जल्दी जल्दी करके चला जाता। फिर मैं देखता कि जो mg है वो अपनी डायरेक्शन कभी चेंज करता नहीं। यहाँ पर मुझे आदत पड़ गई है कंपोनेंट बनाने की, और वो है mg cos 37। ये एंगल होता है 37, और यहाँ पर भी एक फोर्स होता है mg sin 37। फटाफट पहले मैं ये कर लेता हूँ। अब मैं देखता कि इसको करने के अलावा क्या इस प्रॉब्लम में और भी कुछ है, नया क्या है। पता लगा ये नया है, एक्सीलरेशन है किस पर, ये भी चल रहा है। तुरंत माइंड में डाउट आ जाता, तो तुरंत हम लोग क्या करते, एक सीट फिक्स कर देते, किसकी, कोरोना की। अब इस कोरोना ने फिर देखा कि एक्सेलरेशन ऑफ वेज विद रिस्पेक्ट टू कोरोना कितना है, पता लगा 0 है। क्या वेज का एक्सेलरेशन 0 है, नहीं। तो ये फ्रेम कौन सा होगा, नॉन इनर्शियल, डिसाइड हो गया वो। अब इसका मतलब यहाँ एक सीडो लगेगा, सीडो यहाँ पर होगा। अब वो सीडो की डायरेक्शन क्या होगी, तो फ्रेम के अपोजिट होगी, अब उन्हें पता हो गया है। और सीडो में मास किसका लेते हैं, जिस बॉडी पर अप्लाई कर रहे हो। एक्सेलरेशन किसका लेते हैं, फ्रेम का। अगर ये 37 है तो मुझे पता हो गया ये एंगल भी 37 होगा। अब इसका कंपोनेंट अगर मैं यहाँ पर देखूं तो ये कितना होगा, ma होगा, और cos 37 आ गया। मैंने ऐसा क्यों किया, दूसरा समय मुझे बताया था कि इंक्लाइंड प्लेन हो तो यहाँ y डायरेक्शन कर लेना और एक x डायरेक्शन कर लेना।
तो अब एक फोर्स तो मुझे नीचे दिख रहा है, ma cos 37 ऊपर है, इसका दूसरा कंपोनेंट भी तो कहीं होगा, तो वो देखिए mg cos 37 वाली लाइन पर आएगा क्योंकि रेक्टेंगल बनाओगे, तो यहाँ पर आ जाता है ma sin 37। ये सारे कंपोनेंट बन गए। अब इसमें बचा क्या है? कुछ भी नहीं। देखो कितने आराम से सॉल्व कर सकते हो। अब मैं इसमें सबसे पहले ये जानना चाह रहा हूँ ये चलेगा कि नहीं। देखना, तो इतना तो सारे बच्चे समझ ही सकते हो कि ये उड़ेगा तो नहीं, यानी इस प्लेन को छोड़ के बाहर तो भाग नहीं जाएगा, तो मैं वाई में क्यों देखूं? चलने की पॉसिबिलिटी सिर्फ एक है और वो है प्लेन के अकॉर्डिंग। तो मैं अपना एक फॉर्मूला यूज करता हूँ एक्स के अलोंग जो न्यूटन का है MEX। ठीक है, तो पहले फोकस करेंगे इस पर, एक्स डायरेक्शन में कितने फोर्सेस हैं। तो मैंने एक देखा जो मोशन को गवर्न करेगा अगर मोशन हुआ, mg sin 37 पॉजिटिव, अपोजिट डायरेक्शन में कोई है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, कितना है? माइनस ma है, cos 37 है, मास कितना है इसका? m। अब इसमें कोई एक्सेलरेशन है या नहीं? ये कौन सा एक्सीलरेशन होगा? इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये वाला नहीं होगा। अब इस पर वो एक्सीलरेशन होगा जो ये कोरोना देखेगा, मतलब एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू कोरोना बोलो या वेज बोलो, एक ही बात है। यहां से मास 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 ये कैंसिल हो गए। अब जी का वैल्यू होता है 10, साइन 37 गलती ना हो, देखिए लिखा हुआ है 3/5, तो यहां हम लिखेंगे 3/5। ए का वैल्यू मालूम है, यस, देखिए 2 दिया, ओ सॉरी 5 दिया हुआ है। क्या मुझे cos 37 का वैल्यू पता है? 4/5, ये रहा। मास यहाँ पर है नहीं, एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज। अब देखिए 5 2 जा, यहाँ से 6 मिलेगा, 5 5 कैंसिल हो गए, यहाँ से 4 मिलेगा, ये B और W है। अब यहाँ से देखिए आंसर एकदम क्लियर है कि इसका जो एक्सेलरेशन आएगा वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। इससे मेरे दो क्वेश्चन सॉल्व हो गए। कौन कौन? पहला ये, क्या ये रेस्ट में रहेगा? नहीं, चलेगा। इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? तो आंसर मिल गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। देखिए हो गया यहाँ तक सॉल्व। अब अगर मैं थर्ड क्वेश्चन की बात करूं कि नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, तो नॉर्मल रिएक्शन तो हमेशा वाई एक्सिस पे ही मिलता है, तो अब मैं ये स्टोरी हटा देता हूं। अब मैं नॉर्मल पर अगर फोकस करूं तो ये देखो, देखो नॉर्मल के लिए मुझे वाई एक्सिस पे सोचना होगा। तो जहां पर ये वेज पर रखा हुआ है, वेज इस पर एक नॉर्मल फोर्स अप्लाई करेगा, और वो भी किस डायरेक्शन में अप्लाई करेगा? इस नॉर्मल फोर्स हमेशा उस टाइप से लगता है कि बॉडी को कंप्रेस करे। तो अगर यहां से ऐसे जाएगा, देखिए ये नॉर्मल हो गया। अब मुझे ये जानना है, तो क्यों ना मैं y वाली इक्वेशन ले लूं इस बार, क्योंकि नॉर्मल x में तो है नहीं। तो अब मैं यहाँ पे लूंगा सिग्मा एफ वाई इक्वल एम ए वाई, वाई डायरेक्शन में फोर्स ढूंढ लो, यहाँ से n मिलेगा। अपोजिट डायरेक्शन में कौन कौन मिलेगा? एक तो mg, साथ में होगा cos 37 डिग्री। यहाँ पर एक जो रफ हो गया है, इस ma का दूसरा कंपोनेंट जो मैंने यहाँ से हटा दिया था रफ करते टाइम, कितना था वो था माइनस होगा, इस माइनस की वजह से साइन का 37 होगा। फिर आगे जाओगे मास लिखोगे, एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं, यानी 0 हो गया। अब देखिए यहाँ से नॉर्मल सॉल्व करो, तो m को कॉमन ले लो, m है कितना इसका? 1 kg है, दिखाई दे रहा है 1। अब यहाँ से 1 हमने कॉमन ले लिया, अंदर रह गया 10। cos 37 का वैल्यू कितना है? cos 37 की वैल्यू होगी 4/5, लिखते जाइए फटाफट। m का वैल्यू कॉमन हो गया, a का वैल्यू मुझे 5 दिया है, sin 37 3/5, तो मैंने फिर लिख दिया 3/5। अब देखिए 5 2 जा 10, 5 5 कैंसिल, 8 - 3, यानी ये सॉरी ये जब उधर जाएगा तो ये वाला साइन गलती हो रही है, ये माइनस था तो यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस। अब देखिए कितना हुआ? 8 + 3 यानी 11 न्यूटन। तो ये लो, तो यहाँ पर ये भी आंसर हमें मिल गया, कितना होगा? 11 न्यूटन। कितना आसान है भाई। चलेगा नहीं चलेगा, वो तो एक्स में ही पॉसिबल था तो मैंने एक्स लिया, नॉर्मल वाई में मिलता है तो मैंने वाई ले लिया। अब इसमें एक पोर्शन अभी और है, नेट फोर्स कितना एक्ट करेगा? अरे भाई उसमें क्या है,
मैं फिर से डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। नेट फोर्स पूछा जा रहा है, बट किस पर पूछा जा रहा है? ये देखो, ब्लॉक पर पूछा जा रहा है। तो ब्लॉक पर जो फोर्स लगे वो सिर्फ इतने थे। एक तो उस पर लगा यहाँ नॉर्मल, दूसरा फोर्स उस पर यहाँ पर लगा, वो कौन था? mg लग रहा है और cos 37 लग रहा है। एक फोर्स उस पर यहाँ लग रहा है और वो कितना है? mg sin 37। तो ये वो फोर्सेस हैं जो इस ब्लॉक पर लग रहे हैं, इतने। तो अब मान लो मुझे इसको सॉल्व कर रहा हूँ, इस टोटल फोर्स को। तो टोटल फोर्स में ये देखिए जे कैप में होगा, तो जे कैप में टोटल फोर्स कितने हैं अगर मैं जल्दी से निकालूं, इस n से ये माइनस होगा, या इसको पॉजिटिव लो उसको पॉजिटिव लो, फर्क नहीं, n माइनस mg cos 37 का स्क्वायर करोगे और प्लस ये, यानी mg sin 37, इसको स्क्वायर करके जब ऐड करोगे तो तुम्हें आंसर मिल जाएगा। तो ये था। अब देखो बच्चा पार्टी, फिर एक क्वेश्चन कर लेते हैं और पूरा खत्म ही कर लेते हैं। इसमें अब इस टाइप का एक ब्लॉक दिया है जिसमें लिखा है कि ये एक वेज है जिसका मास n है, एंगल 30, 60, 90, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा है m नॉट पर। ये जो अरेंजमेंट है ये रेस्ट में है, फ्रिक्शन इसमें कहीं लेना नहीं है। पूछा ये जा रहा है द फोर्स मस्ट बी अप्लाइड टू m, यानी इस पर वेज पर कितना फोर्स लगाओगे so that ये वाला m नॉट will remain stationary relative to m, यानी आपको ये बताना है कि मैं इस पर कितना फोर्स लगा दूं कि ये m नॉट रेस्ट में रहे इस m के रेस्पेक्ट में। तो मैं इसको सीधो से कर सकता हूं। कैसे करूंगा? सबसे पहले तो इस पर कहीं एक सीट दे दो, किसको? कोरोना को। और ये मान लो कि राइट हैंड साइड में ये a एक्सीलरेशन से चल रहा है, ये दिया नहीं है, हमने माना हुआ है अपनी तरफ से कि एक्सीलरेशन राइट साइड में है। अब इस क्वेश्चन को उल्टा सोचना है, अभी तक एक्सीलरेशन दिया होता था, इस बार हमने मान लिया। अब देखिए क्या होगा, जैसे ये मानोगे, सबसे पहले ये जो तुम्हारा m नॉट है इसमें मैंने क्या सिखाया, अगर स्टूडेंट की तरह करूं तो यहाँ मैं y मानूंगा, यहाँ मैं x, ये भी x, ये भी y, पहला काम। दूसरा मुझे पता है कि यहाँ पर जो मेरा फोर्स होगा वो m नॉट होगा, g होगा, ये एंगल 30 है तो यहाँ पर होगा cos 30। एक फोर्स यहाँ पर होगा x डायरेक्शन में mg sin 30। आगे के डायग्राम में हम इंटरेस्टेड नहीं है इसलिए बना नहीं रहा हूँ। ये हो गया। जैसे ही a मानोगे, अब सारी स्टोरी तुम्हें पता है कि इस साइड में एक सीडो फोर्स आने वाला है, उसमें मास हमें m नॉट लेना है, a लेना है, और ये एंगल वही होगा जो इंक्लाइनेशन है 30। तो यहाँ पर जो सीडो फोर्स का कंपोनेंट होगा m a नॉट cos 30 होगा, एक कंपोनेंट इधर होगा। फालतू कंपोनेंट बनाने में हम टाइम वेस्ट करेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि रेस्ट में रखना है तो मुझे सिर्फ x के बारे में सोचना है, y में ये जा नहीं सकता, इस ब्लॉक को तोड़ के अंदर घुस नहीं सकता, तो मैं इसी इक्वेशन पे फोकस करूंगा। और ये इधर की तरफ मैं अगर एक्सीलरेशन लिखूं ब्लॉक का वेज के रिस्पेक्ट में तो मैं वो जीरो लूंगा। बताओ, ये जीरो है नहीं, मैंने माना है। क्यों माना है? क्योंकि इसने कहा है कि इसको रेस्ट में रखना है, रेस्ट में तभी होगा जब इसको मैं जीरो करूं। अब मैं यहाँ पे इक्वेशन लगा देता हूँ, देखिए mg sin 30, ये मोशन के लोग हैं, मैंने पॉजिटिव लिया, अपोजिट डायरेक्शन में m नॉट a cos 30, एक्सेलरेशन होगा m नॉट a भी लूंगा मैं जीरो। अब यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना, कोरोना को जब यहाँ बिठाओगे तो कोरोना के रिस्पेक्ट में इस m का एक्सीलरेशन होगा जीरो, लेकिन क्या इस m का एक्सीलरेशन जीरो होगा? नहीं। हमने जब a माना तो इस m का एक्सीलरेशन हो गया a, ये बन गया नॉन इनर्शियल। तो अब कोरोना जो एक्सीलरेशन इसका देखेगा वो देखेगा एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज, पर एज पर द कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन उसको मजबूर किया जा रहा है कोरोना को ये देखने के लिए कि तुम ऐसा देखो कि ये एक्सीलरेशन जीरो रहे, क्योंकि तभी ये रेस्ट में रहेगा। तो मैंने इसको जीरो कर दिया। ये पार्ट यहाँ से जब ये जीरो हो गया तो अब जीरो होने से क्या होगा? अब यहाँ से ध्यान से देखो, जब मैं यहाँ लिखूंगा तो एम जी यानी एम नॉट ये होगा साइन 30,
यहाँ होगा एम नॉट ए कॉस 30, राइट। अब मैं एम नॉट से एम नॉट को अगर कैंसिल करूं तो कॉस 30 इधर आएंगे, यानी जी टेन 30। ये वैल्यू आएगी एक्सेलरेशन की जो मैंने माना है। पर हम लोगों से पूछा था फोर्स, फोर्स तो पूरे सिस्टम पर लगेगा क्योंकि ये पूरा सिस्टम है। तो जब मैं फोर्स निकालूंगा तो मुझे मास लेना होगा एन प्लस एम नॉट, यानी पूरे सिस्टम का। एक्सेलरेशन हमारे पास कितना है, जी टेन 30। तो इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ से हम लोगों की स्पीड बढ़ने लगी, नहीं? देखो बच्चा पार्टी, अब इसमें थोड़ा सा अलग करते हैं। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है एम मास का ब्लॉक, लेफ्ट साइड में ए एक्सेलरेशन से, थीटा इंक्लाइनेशन और ये वेज। बताना है कि इस मिनिमम एक्सेलरेशन को बताइए, मिनिमम वैल्यू ऑफ ए जो एक्सटर्नल फोर्स ने ए क्रिएट किया है ड्यू टू एक्सटर्नल एजेंट, सो दैट द मास एंड फॉल्स फ्रीली। ये मास पूरी तरह से फ्री होके गिरे। तो इस प्रॉब्लम को हम लोग टू मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट इसमें मैं अप्लाई करूंगा सीडो फोर्स कॉन्सेप्ट। कैसे, एक्सेलरेशन इधर है, अभी इसकी प्रैक्टिस हमें बहुत अच्छी हो चुकी है, स्पीड में करेंगे। ए इधर है, सीडो इधर होगा एम ए। ये एंगल मेरे पास थीटा है, ये भी थीटा होगा। तो इसके दो कंपोनेंट हम लोग यहाँ बना देंगे। ये कंपोनेंट होगा सीडो का एम ए कॉस थीटा, ये कंपोनेंट होगा एम ए साइन थीटा, और दूसरा यहाँ पर एक कंपोनेंट आएगा इसके रेट का एम जी कॉस थीटा। बाकी एम जी होगा, बहुत सारी चीजें होगी, मैं बनाऊंगा नहीं। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें बोला है फ्रीली गिरे। दूसरा, इसको फ्रीली गिरने से रोकेगा कौन, तो वो एक ही चीज है जो नॉर्मल फोर्स वेज ने इस ब्लॉक पर लगाया होगा ऊपर की तरफ। अगर ये यहाँ से हट जाए तो इसको आने से कोई रोकेगा नहीं, फ्री हो जाएगा। तो क्यों ना हम इस वाई एक्सिस पर ही फोकस करें। तो अगर मैं यहाँ पर बोलता हूँ सिग्मा एफ वाई, फॉर्मूला होता है न्यूटन सेकेंड लॉ का एम ए वाई। वाई डायरेक्शन में इधर फोर्स कितना है, तो दो फोर्स है, एक नॉर्मल, दूसरा है एम ए कॉस थीटा। अपोजिट डायरेक्शन में कौन है, तो वो है माइनस एम जी कॉस थीटा। और ये किसके इक्वल होगा, क्योंकि ए वाई डायरेक्शन में ये हवा में तो उड़ेगा नहीं, तो ये जीरो हो गया। अब फ्रीली आने के लिए नॉर्मल नहीं होना चाहिए, तो ये हो जाता है एम ए कॉस थीटा इक्वल एम जी कॉस थीटा। ये एम जी कॉस थीटा, और यहाँ पर देखिए ये मैंने कॉस लिखा था, ये साइन लिखा था, तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना चाहिए था, छोटी सी मिस्टेक है, एम ए साइन थीटा। पकड़ में आ ही जाती है ज्यादा स्पीड में, समझ गए ना, ये कॉस था तो ये साइन होगा, सिंपल मिस्टेक। तो यहाँ पर कर दो एम ए साइन थीटा। अब देखो एम ए से एम ए कैंसिल हुआ, ए से ए, तो अब ए का वैल्यू कितना होगा, कॉस उधर है, जी यहाँ पर है, जी कॉस अपॉन साइन यानी कॉट थीटा। एक्सेलरेशन होना चाहिए जी कॉट थीटा। ये पहला केस हो गया। अब मान लो मैं इसको दूसरे मेथड से करना चाहता हूँ, देखना। और दूसरा मेथड है वेज कंस्ट्रेंट, जो हमने लास्ट वाले लेक्चर में किया था। नहीं देखा है तो देख लेना। एक चीज और बच्चे लोग ध्यान रखो, मैं फिर बोल रहा हूँ, बार बार तुम लोग मैसेज करते रहते हो कि सर ये कर दो, आप लिंक भेज दो। लिंक मत मांगो, उसको सब्सक्राइब करो, जब भी डालूंगा नोटिफिकेशन आएगी। दूसरा, जब भी क्वेश्चन करो इसको पॉज करो, खुद से ट्राई करो, फिर करो, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा मेथड मैं लेने जा रहा हूँ वेज कंस्ट्रेंट, जो मैंने तुम्हें इससे पहले वाले लेक्चर में किया हुआ है। ये क्या कहता है कि सबसे पहले ये देखो दोनों का कॉन्टैक्ट सरफेस क्या है, वहां एक लाइन ड्रॉ करो। अगर इन दोनों को साथ चलना है, फ्रीली चलना है, तो दोनों के एक्सीलरेशन कंपोनेंट इस लाइन के अलोंग होने चाहिए। अब ये एक्सीलरेशन मुझे ए पहले से ही दिखाई दे रहा है, देखिए ये कितना होगा, ए होगा। ये एंगल कितना है, थीटा, तो ये एंगल कितना होगा, थीटा। इस ए का यहाँ पर कंपोनेंट कितना आने वाला है, देखिए ये थीटा है, तो यहाँ पे कॉस होगा, यानी ये होगा ए साइन थीटा। दूसरा, ये जो ब्लॉक था ऐसे, इस ब्लॉक में इस डायरेक्शन में फोर्स क्या है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि मुझे तो ए बी के अलोंग देखना है। तो यहाँ पर होगा जी
साइन थीटा पूरा लिखते हो mg साइन थीटा, पर दिस टाइम वी आर फोकसिंग ओनली एक्सीलरेशन। यहाँ कितना होगा तो पता चला g cos थीटा होगा। अगर इन दोनों को फ्रीली चलना है तो इस लाइन के अराउंड दोनों कंपोनेंट इक्वल होने चाहिए, यानी a sin थीटा विल बी इक्वल टू g cos थीटा। तो a कितना हुआ g cos थीटा। ये हम लोगों ने जो कंप्लीट किया स्टीडो फोर्स से बेस्ड प्रॉब्लम्स का पार्ट 1 किया। अब इसका जो पार्ट 2 होगा, जब मैं इसको अपलोड करूंगा तो उसमें क्वेश्चंस होंगे थोड़े से हाई लेवल पे जाके। इसको प्रैक्टिस करो, अच्छे से रिपीट करो, क्वेश्चन ट्राई करो, इससे तुम्हारे माइंड में एकदम 100% आ जाएगा कि सीडो को अप्लाई कैसे करते हैं और उसका फायदा कैसे उठाते हैं। ठीक है, थैंक यू।